अनुराग की वाणी प्रेजेंट एक भूतिया कहानी। आज की भूतिया कहानी है माधव सिंह की बावड़ी। इसको लिखा है अनिरुद्ध परमार ने और आवाज दी है अनुराग मौर्य ने, यानी कि मैंने। तो चलिए सुनते हैं माधव सिंह की बावड़ी। रात के ठीक 9 बज चुके थे। सीकर शहर की दूरी अभी 50 किलोमीटर थी। सुधाकर को घर जाने की आज जितनी जल्दी थी, ये कमबख्त कार खराब हो जाने की वजह से उतनी ज्यादा देरी हो रही थी। शायद फ्यूल टैंक में कोई समस्या आ गई थी। इस वजह से थोड़ा सा चलने के बाद कार बंद हो रही थी। वह ऑफिस की एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल होने के लिए अपने शहर सीकर से जयपुर गया था, जहां से लौटते वक्त अंधेरा हो चुका था। घर से पत्नी मोहिनी और बेटे हर्षित का अब तक कई बार कॉल आ चुका था। दोनों शहरों के बीच में एक आध कस्बा और कुछ छोटे छोटे गांव ही पड़ते थे, जिनमें कार मैकेनिक का इतने समय मिलना तो असंभव ही था। तभी फिर से तेज झटके के साथ कार बंद हो गई और इस बार तो लाख कोशिशों के बावजूद स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुधाकर झुंझला उठा। समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। जब कार का बोनट खोल के उसमें कारीगरी करने का हर प्रयास विफल रहा, तो आते जाते वाहनों को हाथ देकर रोकना चाहा, पर आधी रात में किसी अनजान की मदद भी आज के जमाने में हर कोई नहीं करता। कोई विकल्प ना देख अब सुधाकर ने अपने मित्र चंद्रकांत शास्त्री को कॉल किया। चंद्रकांत ने शहर से मैकेनिक लेकर जल्दी ही सुधाकर द्वारा बताई जगह पर आने का वादा किया और सुधाकर की हिम्मत बढ़ाई। चंद्रकांत और सुधाकर बचपन के मित्र थे। चंद्रकांत एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से था एवं वेद पुराण तंत्र इत्यादि का उसको अच्छा ज्ञान था। वर्तमान में वह सीकर से ही आत्माओं या अस्तित्व विषय पर ही पीएचडी के लिए शोध कर रहा था। सुधाकर के लिए यह विषय केवल कोरी बकवास था। वह आत्मा भूत प्रेत इन सब चीजों को बस कुछ धर्मों के ठेके द्वारा उनके निजी फायदे के लिए उड़ाई गई अफवाह मात्र मानता था। दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफी बहस भी होती थी। जब सुधाकर चंद्रकांत से प्रत्यक्ष सबूत दिखाने को कहता, तो शांत और गंभीर स्वभाव वाला चंद्रकांत वक्त आने पर सब कुछ सिद्ध करने का आश्वासन दे डालता। अच्छी बात यही थी कि इस मुश्किल घड़ी में कम से कम फोन तो साथ दे रहा था। सुधाकर ने अपनी व्हाट्सएप लोकेशन चंद्रकांत के साथ शेयर कर दी और उसके आने का इंतजार करने लगा। मई के महीने में तपती हुई रेत राजस्थान को और ज्यादा गर्म कर देती थी। यही वजह है कि रात के समय भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम ही रहती है। आज अमावस्या थी। लगभग सुनसान सी सड़क पर घंघोर काले अंधेरे में पेड़ों के पत्तों से टकराकर चलने वाली हवा वातावरण में एक अजीब सा माहौल उत्पन्न कर रही थी। सामने से आते हुए किसी वाहन से कोई हादसा ना हो जाए, इस आशंका से सुधाकर ने सड़क के एक कोने में खड़ी कार को साइड लाइट ऑन करके लॉक कर दिया। पसीने से तरबतर और प्यास से बेहाल सुधाकर ने कार में पड़ी पानी की बोतल को एक बार फिर से उठाकर देखा। बोतल में एक बूंद भी पानी ना था। सुधाकर ने मोबाइल में गूगल मैप पर सर्च किया तो पता चला 7 किलोमीटर आगे पलसाना कस्बा है। उसके अलावा कोई रेस्टोरेंट अथवा पेट्रोल पंप भी आसपास नहीं था। व्हाट्सएप की लोकेशन शेयरिंग पर जाके देखा तो पता चला कि चंद्रकांत को आने में अभी लगभग 1 घंटा लगने वाला है। पानी की तलाश में सुधाकर बेचैन से सड़क के आसपास टहलने लगा। जयपुर से सीकर के बीच NH 52 के आसपास काफी बड़ी संख्या में वीरान हो चुकी पुरानी हवेलियां, किले एवं अन्य पुरानी इमारतों के खंडर मौजूद हैं। सर्दियों के दिनों में तो यहाँ काफी पर्यटक आते रहते हैं, पर राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी को झेलने का एहसास हर कोई नहीं कर पाता, तो गर्मी के इस मौसम में पर्यटकों का आना जाना बंद ही रहता है।
ऐसी ही एक पुरानी हवेली की ओर जाने का इशारा करते हुए एक दिशा सूचक बोर्ड सड़क के उस पार सुधाकर को दिखाई दिया, जिस पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और बावड़ी दूरी 500 मीटर। सुधाकर ने इस उम्मीद के साथ उस ओर बढ़ना प्रारंभ किया कि कम से कम पीने का पानी तो उपलब्ध हो ही जाएगा। तभी दूर से आते किसी 4 पहिया वाहन की तेज हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच किसी जानवर के सुर्ख लाल रंग की 2 चमकीली हुई आंखें देखकर सुधाकर ठिठक गया। यह एक काफी बड़ी बिल्ली थी। तेज रोशनी में भी एकदम काली दिख रही थी, बिल्कुल कोयले की तरह। वाहन के पास आते ही बिल्ली ने सरसरी नजरों से सुधाकर की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रही थी। अपने पंजों को सड़क पर रगड़ने के बाद नुकीले दांतों को बाहर निकालकर भीजते हुए मियाओं की तेज गुर्राहट के साथ छलांग लगाकर सड़क से उस पार कहीं ओझिल हो गई। अमावस्या की काली रात में काली बिल्ली का इस प्रकार सामने आना कम से कम शुभ संकेत तो ना था, पर कुदरत के इस इशारे को नजरअंदाज करते हुए सुधाकर ने उस हवेली की ओर जाने वाले संकरे रास्ते पर बढ़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसी रास्ते में दिखाई दे रहे प्रज्वलित होते प्रकाश से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मंजिल अब पास ही है। रास्ते के दाईं तरफ लगे हुए पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया था सुधाकर को। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा सा जानवर है। कदमों का रुख उस ओर मोड़ा तो पता चला कि कोई इंसान अर्धनग्न अवस्था में ही पेट के बल औंधा लेटा है। उसके लंबे मोटे चिपके बालों व वेशभूषा से प्रतीत हुआ कि कोई साधु है। शायद इस व्यक्ति को यहाँ की कुछ जानकारी हो। यह सोचकर सुधाकर ने उसे सोया हुआ समझकर जगाने के प्रयास में अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से वह उछलकर सुधाकर के ठीक सामने खड़ा हो गया। लंबे बालों से उसके चेहरे का अधिकांश भाग ढका हुआ था। इस अप्रत्याशित प्रक्रिया से कभी न डरने वाला सुधाकर भी एकदम से घबरा गया था। अभी वह कुछ समझ पाता कि उस साधु जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। ठहाके लगाती हुई राक्षसी हंसी देखकर सुधाकर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक से वह चुप हो गया। सुधाकर ने खुद को संभालते हुए तसल्ली दी कि शायद कोई पागल है। हिम्मत कर पूछा, बाबा आप कौन है? पानी मिलेगा यहाँ हवेली के आसपास? यह सुनते ही थोड़ी देर तो साधु ने ऊपर से नीचे तक सुधाकर को एक टक देखा, फिर अचानक से रोना चालू कर दिया और उल्टे पांव वहां मौजूद खंडरों की ओर भागने लगा। जाते जाते समय उसके तीव्र रुदन के बीच उसकी चित्कार युक्त आवाज इस सुनसान माहौल में चारों ओर गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सुधाकर अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यह कोई पागल व्यक्ति ही है। चलते चलते वह जगह भी आ गई। बड़े से बोर्ड पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और बावड़ी। साथ में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी भी अंकित थी, रात के समय प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित है। यह पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता हुआ सुधाकर बुदबुदाया, अभी तक तो ऐसी अफवाह सिर्फ भांगड़ के बारे में ही सुनी थी, यहाँ भी बेवकूफ बनाया जाता है, ये आज पता चला। एक काफी पुरानी एवं बड़ी हवेली के आंशिक रूप से खंडर में तब्दील हो चुकी इमारत प्रवेश द्वार के पास खंभों पर लगी सोलर लाइट के प्रकाश में साफ दिख रही थी, पर प्रवेश द्वार के पास बने क्वार्टर गार्ड में लगा ताला बता रहा था कि इस समय कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। क्वार्टर गार्ड के पास ही एक वाटर कूलर दिखा, पर पास जाने पर पता चला कि यह काफी समय से बंद पड़ा है। इतनी बड़ी हवेली में पानी की कुछ न कुछ व्यवस्था तो होगी। इसी उम्मीद के साथ सुधाकर आगे बढ़ा। एक लकड़ी का बना हुआ विशालकाय पुराना दरवाजा इस हवेली में अंदर प्रविष्ट होने का एकमात्र रास्ता था। बड़ी जिज्ञासा के साथ दरवाजे को जैसे ही उसने स्पर्श किया, चर चर की तेज आवाज के साथ यह खुल गया।
कभी कभार अधिक साहस दिखाना भी हमें मुसीबत में डाल देता है। अंदर जाते वक्त सुधाकर ने यह सोचना भी मुनासिब ना समझा कि लकड़ी और लोहे से तैयार सैकड़ों वर्ष पुराना भारी भरकम दरवाजा उसके जोर लगाए बिना ही स्पर्श मात्र से कैसे खुल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई नकारात्मक शक्ति सुधाकर की बुद्धि विवेक सब पर अपना अधिकार करके उससे लगातार दुस्साहस करवाते हुए अपनी ओर आने को प्रेरित कर रही थी। अंदर काफी बड़ा एक मैदान था जिसके बाईं तरफ हवेली के जीर्ण हो चुके अवशेष थे एवं दाईं तरफ एक और रास्ता था जिसके करीब लगे हुए संकेतक बोर्ड पर दिशा सूचक चिन्ह के साथ माधव सिंह की बावड़ी लिखा हुआ था। बावड़ी का इस्तेमाल राजपूत काल में जल के भंडारण के लिए किया जाता था। इसमें कुएं की अपेक्षा अधिक मात्रा में पानी का संग्रह किया जा सकता था। इसके चारों ओर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती हैं जिससे जल स्तर कम होने के बाद भी पानी निकाला जा सकता था। पुराने महल अथवा हवेलियों में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत यह बावड़ी ही हुआ करती थी। इन बावड़ियों का उपयोग युद्ध अथवा अन्य आपातकाल में भी किया जाता रहे, इसको ध्यान में रखकर महल के किसी गुप्त स्थान को जोड़ती हुई एक सुरंग भी बनाई जाती थी जो इन बावड़ियों में खुलती थी। पेड़ों के पत्तों के सूखे ढेर पर चलते हुए सुधाकर के पैर अचानक से रुक गए। पीछे किसी के चलने की आवाज का एहसास हो रहा था, जैसे कोई भारी भरकम इंसान या जानवर बिल्कुल पीछे चला आ रहा हो। सुधाकर तेजी से पलटा तो सामने तो कुछ नहीं दिखा, पर एक चमगादड़ उसके बिल्कुल करीब से उड़ता हुआ गुजर गया। वैसे सुधाकर की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इस डरावने माहौल में एक सुनसान व निर्जन हवेली में अमावस्या की काली रात में अकेले जाना ही अपने आप में बड़ी बात थी, और फिर वह तो एक निश्चित पर्यटक की तरह सिर्फ पानी की तलाश के बहाने हवेली के संपूर्ण प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता चला जा रहा था। बाहर लगे सोलर बल्ब की बहुत हल्की सी रोशनी हवेली के इस भाग में पड़ रही थी। सुधाकर को थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ी पुरानी बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी में यदि पानी होगा तो वह अपनी प्यास बुझा सकता है। यह सोचकर सुधाकर को इतनी दूर इस वीरान जगह पर आने का अपना उद्देश्य पूर्ण होता दिखाई दिया। बावड़ी की दीवार पर बाहर की ओर एक शिला लेख लगा हुआ था। उसको पढ़ने के लिए सुधाकर को अपने फोन की फ्लैशलाइट की अतिरिक्त प्रकाश की जरूरत पड़ी। इस बावड़ी का निर्माण 1120 ईस्वी में राजपूत काल के दौरान पलसाना रियासत के जागीरदार हनुमत सिंह जी ने हवेली के निर्माण के साथ ही करवाया था। बावड़ी से एक गुप्त रास्ता हवेली में निकलता था जो कि अब शासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुगल काल में इस हवेली पर कई बार आक्रमण हुआ, पर हर बार वीर राजपूत की मुट्ठी भर सेना ने मुगलों को धूल चटाई। वर्ष 1576 में पलसाना राज्य का एक गद्दार मंत्री ने मुगलों से मिलकर इस हवेली एवं बावड़ी के गुप्त रास्ता समेत सारे भेद उनको बता दिए। फिर एक दिन रात्रि के समय मुगलों ने आक्रमण किया। तत्कालीन जागीरदार माधव सिंह के नेतृत्व में इस बावड़ी के गुप्त मार्ग से लड़ने के लिए बाहर निकलती राजपूत सेना को मुगलों ने दोनों ओर से घेर कर हमला कर दिया। वीरता पूर्वक लड़ रहे जागीरदार और सभी सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी लाशों के ढेर से यह बावड़ी और गुप्त मार्ग दोनों पट गए थे कि तब से इस पूरे क्षेत्र में उन राजपूत राजाओं की आत्माएं विचरण करती रहती हैं। हवेली पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन आत्माओं ने मुगलों को यहाँ शासन करने नहीं दिया। फलस्वरूप यह हवेली खंडर में परिवर्तित होती गई। तब से इस जगह पर रात में आने वाले कई पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की लगातार अज्ञात कारणों से हो रही मौतों की वजह से वर्ष 1999 में सरकार द्वारा बावड़ी के गुप्त मार्ग को हमेशा के लिए अवरुद्ध करके
इस क्षेत्र को रात्रि में प्रवेश हेतु निषिद्ध घोषित कर दिया गया। भूत प्रेत आत्माओं पर कभी विश्वास ना करने वाला सुधाकर भी इस शिलालेख पर अंकित दावे को पढ़कर चौंक गया था, पर उसका सूखा गला पानी से तर हो जाने के लिए आतुर था। सुधाकर ने बावड़ी की ओर अपनी नजरें दौड़ाई। बावड़ी में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थी और कुछ ही नीचे बह रहा पानी भी अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। गौर से सुनने पर पानी के बहने की आवाज भी इस निर्जन बावड़ी के आसपास गूंज रही थी। सुधाकर ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके हाथ में पानी की खाली बोतल थी, पर कुछ तो अजीब था यहाँ पर। ऊपर से दिखने पर पानी और सुधाकर के मध्य बस कुछ सीढ़ियों की ही दूरी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी मिलने की खुशी में सुधाकर ने महसूस ही नहीं किया कि वह कितने नीचे आ चुका है। काफी चलने के बाद सुधाकर पानी के बिल्कुल समीप था। मोबाइल का फ्लैश जलाकर घुटनों के बल बैठा। सुधाकर बोतल को पानी में डुबोने का प्रयास करने ही वाला था कि अचानक से उसकी नजर फ्लैश की पानी में पड़ रही रोशनी पर पड़ी। पानी में सुधाकर का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, पर डरने वाली बात यह थी कि उसके साथ ठीक पीछे एक इंसान का प्रतिबिंब और भी दिख रहा था। सुधाकर ने घबरा के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, पर एक और बड़ा आश्चर्य मिश्रित डर उसका इंतजार कर रहा था। सुधाकर इतने नीचे आ चुका था कि ऊपर सीढ़ियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वापस पानी की ओर पलटा तो फिर एकदम से ही ठहाकों के साथ हंसने की जोरदार आवाज से बावड़ी की सारी दीवारें गूंज उठी। डर के नीचे देखा तो उसके पैरों के ठीक बगल में ही कोई निवस्त्र काला भयानक सा इंसान बैठा हुआ दिखा, जो अपनी गर्दन को घुमाकर सुधाकर की ओर घूरने लगा। यह घटना किसी भी बहादुर इंसान को भयभीत करा के उसके होश उड़ाकर रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त थी। चारों ओर के खौफनाक मंजर को आसपास से आती हुई घुंघरू और चूड़ियों की जोरदार आवाज ने अब और भी डरावना बना दिया था। अब जैसे सुधाकर नींद से जाग गया हो, चिल्लाते हुए दौड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर भागा। अनिष्ट की आशंका और कुदरत के लगातार हो रहे इशारे पर अब जाकर सुधाकर की समझ में आया, पर अब देर हो चुकी थी। चारों ओर के खौफनाक मंजर को आसपास से आती हुई घुंघरू और चूड़ियों की आवाज ने अब और भी डरावना बना दिया था। अभी वह 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि किसी मजबूत चीज से जा टकराया। डर से फफक सफेद पड़ चुकी चेहरे के साथ सुधाकर ने सामने देखा तो पाया कि उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा 6.5 फुट का एक शख्स, सफेद भयानक चेहरा, आंखों से नीचे लटकती हुई रक्त रंजित पुतलियां, नुकीले दांत और हंसने की तेज आवाज के साथ सुधाकर पर टूट पड़ने के लिए उत्सुक दिख रहा था। सुधाकर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। डर की वजह से उसका शरीर जोर से कांपा, कदम लड़खड़ाए और वह सीढ़ियों पर ही जा गिरा। सीढ़ियों पर जिंदा लाश की तरह पड़े सुधाकर को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिन बातों पर वह कभी विश्वास ही नहीं करता था, वह सब कुछ उसके साथ प्रत्यक्ष हो रहा था। एक डरावनी हॉरर फिल्म की तरह यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था। सुधाकर के शरीर में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह खड़ा हो सके। खुद को बचाने के लिए वह डर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले से निकलने से पहले ही कहीं गुम हो गई। जोर जोर से हो रहे अट्टहास, चित्कार, चूड़ियों और घुंघरों की आवाज के साथ साथ कई महिलाओं के सामूहिक सुबक सुबक कर रोने की आवाजों से सुधाकर के कान फटे जा रहे थे। एक साथ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति उसे अपने चारों ओर महसूस हो रही थी। इस खौफनाक परिस्थिति में किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड में हृदयाघात होने का तय था। अब एक दर्दनाक मौत की उम्मीद के साथ सुधाकर जीने की आस भी पूरी तरह छोड़ चुका था। सुधाकर की आंखें उसको लंबी बेहोशी में डुबोने के लिए शायद अंतिम बार बंद हो रही थी। तभी जोरदार धमाके की आवाज के साथ तेज रोशनी उसको अपने चारों ओर दिखी। घुंघरू चूड़ियों की आवाज एकदम से गायब हो चुकी थी। कुछ लोग रोशनी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे और फिर
सुधाकर, तुम ठीक हो? की चिरपिरित आवाज सुनाई दी, पर इससे ज्यादा देर तक अपने होश को सुधाकर संभाल ना सका और बेहोश हो गया। यह चंद्रकांत था, जो अपने गुरु बाबा विश्वनाथ जी के साथ व्हाट्सएप लोकेशन शेयरिंग के द्वारा सुधाकर को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा था। चंद्रकांत इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जब सुधाकर ने अपनी लोकेशन शेयर की थी, वह तभी समझ गया था कि रात में इस बावड़ी के आसपास कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। चंद्रकांत के साथ में भूत प्रेत बाधा से निपटने वाले एवं वेदों से निपुण उसके गुरु विश्वनाथ जी भी थे, जो कि चंद्रकांत के पड़ोस में स्थित दुर्गा माँ के मंदिर में पुजारी भी थे एवं उसके शोध कार्य में भी मदद कर रहे थे। यहाँ आने के बाद पहले चंद्रकांत ने सड़क किनारे रखी कार के आसपास मैकेनिक को छोड़ा। कार का बोनट खुला हुआ था, तो मैकेनिक ने अपना काम चालू कर दिया था। फिर इस हवेली की ओर सुधाकर को बचाने अपने गुरुजी के साथ चल दिया था। इस तरह उसे अंततः अपने दोस्त की जान बचा ली। चंदू बेटा, जल्दी निकलो इस हवेली से। हमने माँ दुर्गा के जिस मंत्र की शक्ति के प्रहार से इन आत्माओं को रोका है, उसका असर सिर्फ 15 मिनट ही रहेगा। इस बीच हमें इस क्षेत्र से हर हाल में निकलना होगा। यह राजपूत सैनिकों की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। आज तक कोई भी तांत्रिक इनको मोक्ष नहीं दिला पाया है। यहाँ रात में आने वाले प्रत्येक शख्स को यह अपना दुश्मन समझकर उन्हें अपनी रियासत से दूर रखती हैं। अगर यह हमारे निकलने से पहले जाग गई तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। गुरुजी ने चंद्रकांत को चेतावनी देते हुए कहा। उसके बाद चंद्रकांत और गुरुजी ने सुधाकर को बेहोशी की हालत में उठाया और उसे लेकर निकल गए। बाहर आकर मैकेनिक ने बताया कि कार अब सही हो चुकी है। बिना देरी किए सभी लोग वहां से तुरंत ही शहर के लिए निकल चुके थे। पूरे 4 दिन बाद जब सुधाकर को होश आया तो अपने सारे परिवार को आंखों के सामने पाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और सीधा मिलने चला गया चंद्रकांत से, जो अगर समय पर ना आया होता तो पता नहीं क्या होता। चंद्रकांत ने जैसे ही सुधाकर को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, क्यों भाई, यह सबूत विश्वास करने के लिए पर्याप्त था या अभी भी सबूत चाहिए? निरुत्तर हो चुके सुधाकर के मुंह से बस इतना निकला, सॉरी चंदू भाई। इस घटना से सुधाकर को आत्माओं के अस्तित्व एवं देश के कई रहस्यमय पुरातन स्थलों पर उनकी मौजूदगी का प्रत्यक्ष मिल चुका था। एक बहुत ही कड़वे एवं खौफनाक अनुभव के साथ, जिसकी याद उसको निश्चित ही जीवन भर रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह कहानी काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज की कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां पर उज्जवल नाम का एक लड़का रहता था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उज्जवल की गंदे रवैये की वजह से उसके क्लास की एक भी लड़की उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुत ही बदतमीज था। उज्जवल राह चलती किसी भी लड़की को छेड़ देता था और कमेंट पास करता था। उज्जवल की नीयत बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और उसका यही दिनचर्या बन गया था। उसको इन सब में मज़ा आने लगा था। और फिर एक दिन उज्जवल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब वह अपने स्कूल से वापस घर की ओर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखा, जो रोड के साइड पर ज़मीन पर किताबें बेच रहा था। उसने ज़मीन पर चादर बिछा रखी थी और उस पर कुछ किताबें रखी हुई थी। उज्जवल उन बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनकी किताबें देखने लगा। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचता है, कोई रोमांटिक किताब मिल जाए, मैं उसे ही खरीद लूँगा, फिर घर ले जाकर उसे आराम से पढ़ूंगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है यक्षिणी की साधना। वह उसे उठा लेता है और उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है, इस किताब की कीमत कितनी है? तो वह बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा 15 रुपये। उज्जवल उन्हें 15 रुपये दे देता है और उसके बाद वह उस किताब को लेकर
अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर फौरन खाना वाना खाकर अपने कमरे में जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है। उस किताब में यक्षिणी की साधना के बारे में बताया गया था, कैसे यक्षिणी को अपने वश में करें और कैसे यक्षिणी से अपने मन चाहे काम करवाएं। ये लाइन पढ़ने के बाद उसका खुराफाती दिमाग काम करने लगा। उज्जवल के अंदर कुछ और ही चल रहा था यक्षिणी को लेकर। उसने ठान लिया था आज रात वो यक्षिणी की साधना करेगा। वो फौरन मार्केट गया और साधना में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान घर लेकर आया। रात को खाना वाना खाकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर जैसे ही रात के 12 बजे उसने अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उज्जवल जमीन पर बैठकर 2 मोमबत्ती जलाता है और बाकी सारा सामान उसने बाहर निकाला, जितनी भी साधना करते वक्त इस्तेमाल होने वाली थी। अब उज्जवल ने साधना की सारी प्रक्रिया की। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उस किताब में लिखे मंत्र को मन ही मन जपने लगा। उज्जवल लगातार 2 घंटे से मंत्र को जपे जा रहा था। फिर तभी अचानक से एक हलचल हुई, जैसे किसी ने उज्जवल को पीछे से छुआ हो, पर उज्जवल ने अपनी आंखें फिर भी नहीं खोली। फिर तभी किसी ने उज्जवल के कानों में धीरे से उसका नाम पुकारा, उज्जवल, उज्जवल। इतना सब होने के बाद भी उज्जवल ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर तभी एक और बार आवाज आई, उज्जवल ये मैं हूं, तुम्हारी साधना पूरी हुई। उज्जवल ने जैसे ही आंखें खोली तो वह देखता है कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी और वो उज्जवल की तरफ ही देख रही थी। उज्जवल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और वो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने यक्षिणी से यह बोला कि तुम मुझे खुश करो। यक्षिणी उसके इरादे समझ गई थी। उज्जवल की बात सुनकर यक्षिणी बोली, क्यों नहीं। फिर यक्षिणी उज्जवल के बहुत करीब आ गई और उस यक्षिणी ने उज्जवल को अपनी बाहों में ले लिया। फिर इसके आगे क्या हुआ उज्जवल को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि यक्षिणी के गले लगते ही वह बेहोश हो गया था। और अब अगले दिन सुबह उज्जवल की दर्द के साथ आंखें खुली। उसके पूरे शरीर पर खरोच के निशान थे और उसकी पूरी बॉडी लहूलुहान हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। उज्जवल अब बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उज्जवल के रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और उज्जवल की ऐसी हालत देखकर चौंक जाते हैं। वो उज्जवल से पूछते हैं, ये क्या हुआ तेरे साथ, किसने किया ये तेरा हाल। उज्जवल कुछ नहीं बोलता। उज्जवल को सब कुछ समझ आ गया था कि उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली है। ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर सचिन साहू ने भेजी है, तो अब मैं आपको कहानी सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सचिन है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला सिटी से हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल है। साल 2014 में मैं 14 साल का था। मैं नादानी में अपनी जिंदगी जी रहा था, हंसी खुशी जी रहा था। पर मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। मुझे अपने आप बहुत गुस्सा आने लगा। मैं घर वालों से लड़ने लगा, सबको मारने लगा। मैं 14 साल का होकर भी बड़े बड़े लोगों को आसानी से हरा देता था। पता नहीं इतनी ताकत और गुस्सा मुझ में कहाँ से आया था। पहले तो घर वालों ने सोचा मैं बिगड़ गया हूँ। घर वालों की इज्जत नहीं करता था। ऐसा करीब 3 से 4 साल तक चलता रहा। मेरे घर के सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं भी धीरे धीरे आवारा होने लगा था। देर रात तक घूमना, सुनसान जगह में जाना, डर पूरे तरीके से मेरे शरीर से खत्म हो चुका था। मेरा सर हमेशा भारी भारी रहता, जैसे मेरी पूरी बॉडी किसी और के कंट्रोल में हो। एक दिन की बात है, मैं लगभग 1 बजे घर जा रहा था। सुनसान रोड आई। मुझे सफेद लिबास में एक आदमी उड़ते हुए जाते दिखा। मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते करते मैं 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया। वहां आगे जाकर वो गायब हो गया। मैं उसे यहाँ वहां ढूंढने लगा। फिर मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैं दौड़ते हुए वहां गया तो वहां पर वही शख्स था जो सफेद लिबास में था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। वो बहुत लंबा, करीब 7 फीट का था। वो जोर जोर से हंसने लगा, पर मुझे फिर भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर से सारा डर पहले ही खत्म हो चुका था। मुझे सिर्फ हर टाइम गुस्सा आता था। मैंने पूछा, कौन हो तुम?
क्या चाहते हो? तो उस आदमी ने बोला, तू ही मेरा इकलौता उम्मीद है जिसके जरिए मैं अपना काम करवाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा काम करवाना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, मुझे एक इंसान से बदला लेना है जो कि तेरे ही परिवार का है। मैंने पूछा, वो कौन है इंसान और तुझे बदला क्यों लेना है? मेरे बहुत पूछने पर उसने उस इंसान का नाम नहीं बताया, पर उसने ये जरूर बताया कि बदला क्यों लेना है। उसने कहा कि उस इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया था पहले। ये थोड़ा निजी है, इसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता, इसलिए इतना ही बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने पूछा कि तू मुझे शिकार क्यों बना रहा है? तो उसने बोला, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू सिर्फ मेरा जरिया है बदला लेने का। तो मैंने पूछा, इतने सारे लोग हैं, तूने मुझे ही क्यों पकड़ा? तो उसने बोला कि मैं एक दिन रात में एक खंडर के सामने से जा रहा था, उसी टाइम मेरी नज़र तुझ पर पड़ी और मैं तेरे साथ साथ तेरे घर तक आ गया। अब मैं 24 घंटे तेरे साथ ही रहता हूँ कि शक्तियों को महसूस करके मुझे भी ताकतवर फील होता था। ऐसा लगता था मैं दुनिया में किसी से भी लड़ सकता हूँ। मैं हमेशा गुस्से में रहता था, जिसने भी थोड़ी बहुत गलती करी मैं उसको नहीं छोड़ता था। इतना छोटा होकर भी मैं बहुत दमदार बन चुका था। मुझे ये नहीं पता था वो शख्स जो कि वह एक जिन था मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं तो नादानी में ताकत मिलने की खुशी में वहां से घर वापस आ गया और मैं मन मर्जी हो गया, जैसा मन में आता वैसा करता, किसी की नहीं सुनता। घर वाले नफरत करने लगे, पर घर वाले भी डरते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मैं जैसे बोलता था सबको मानना पड़ता था, जो नहीं मानता था मैं उसकी ऐसी तैसी कर देता था। फिर साल 2017 मुझे मुहर्रम में घूमने का बहुत शौक था। मैं मुहर्रम की 9 तारीख को सवारी देख रहा था, तो वहां मुझे एक इमरान खान नाम का मुजाबिर दिखा, जिसके ऊपर हजरत मलंग साहब आए हुए थे। वो सफर कर रहे थे। मैं उनके पास गया और उनके चेहरे का नूर देखकर उन पर फिदा हो गया। फिर मैं उनसे मिलने गया, तब उन्होंने मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रखा। उस टाइम मेरे अंदर का गुस्सा खत्म हो चुका था, मैं पता नहीं कहीं खो सा गया था। उन्होंने मुझे एक मखाना अपने हाथ से खिलाया और वो आगे चले गए। मैं इतना फिदा हो चुका था कि दूसरे दिन उनके घर पहुंच गया। जब मैं उनकी गड्डी में जाता तो बहुत रिलैक्स फील करता और वहां से निकलता तो बस वही हरकत वापस होने लगती। घर जाते ही गुस्सा भर जाता। करीब 1 साल हो गया मैं बाबा साहब की इबादत करने लगा। मुजाबिर इमरान के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी अमादें होती थी, मैं सब पर फिदा होने लगा था। उसमें से एक अमाद हजरत आशिक साहब की थी, जिनसे मिलने के लिए मैं हद से ज्यादा पागल रहता था। वो जब जब आते मैं उनके बाजू में ही बैठ जाता और उनकी खिदमत करने लगता। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मुझे बहुत तरक्की दी उन्होंने, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे मुझे वहां पर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। मैंने इसकी शिकायत हजरत आशिक साहब से की। उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ, तू चिंता मत कर, तू बस बैठा रह। थोड़ी देर वो दूसरे की फरियाद सुन रहे थे कि अचानक उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और अकेले गड्डी के अंदर कुछ करने लगे। थोड़ी देर बाद वो जिन मुजाबिर इमरान के शरीर पर आया और पूरी गड्डी को तहस नहस करने लगा। सारे सामान बाहर फेंक दिया और जोर जोर से जिन चिल्लाने लगा। हजरत आशिक साहब भी उस जिन को बाहर निकालकर इमरान के शरीर में घुसे। फिर जिन और उनकी बहुत गंदे तरीके से लड़ाई हुई। हजरत आशिक साहब को निकालकर वो जिन घुसता तो कभी जिन को निकालकर हजरत आशिक साहब घुसते। ऐसी ही लड़ाई 10 से 15 मिनट तक चलती रही। आखिरकार हजरत आशिक साहब ने उस जिन को बंदी बना लिया और इमरान बाबा के शरीर में घुस गए। फिर उन्होंने पूरी गड्डी जो तहस नहस हो चुकी थी उसको पहले ठीक करवाया और फिर सबको बताया कि ये बहुत ताकतवर जिन है जो सचिन के साथ हर पल रहता था। फिर सबने पूछा वो इमरान के शरीर पर कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि उनकी बात उस जिन से पहले हो चुकी थी। उस जिन ने बोला था, मैं गलत काम नहीं करूँगा, आपके जैसे सच्चाई के मार्ग पे चलूँगा। और वो काफ़ी देर से जिद कर रहा था शरीर में आने की। मैंने उसे आने दिया, पर वो आते के साथ ही सारी गड्डी को तहस नहस करने लगा और मैंने उसे बाहर निकलने को बोला तो उसने मना कर दिया और हम दोनों की लड़ाई हो गई। उन्होंने बताया कि वो जिन उनसे भी ज़्यादा ताकतवर था। अगर वो जिन उनको बंदी बना लेता तो कोई नहीं बच पाता, पर अल्लाह के करम से मैंने उसे अपना बंदी बना लिया। उस दिन के बाद से
मैं बहुत अच्छा फील करने लगा था। सबसे अच्छे से बात करने लगा था। मेरे घर वाले भी खुश रहने लगे। मेरे घर में सब कुछ अच्छा रहने लगा। हजरत आसिक साहब मेरी हर टाइम रक्षा करते हैं। हर पल अपनी नजरे करम मुझ पर बनाए रखते हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत रहम फरमाया है, मुझे बहुत आगे बढ़ाया है लाइफ में। अब मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ। और हजरत आसिक साहब और उस गड्डी में जितने भी बुजुर्ग हैं सबकी खिदमत करता हूँ। और अभी वो जिन भी सुधर गया है वो भी गड्डी में रहने लगा है और कभी कभी आता भी है इमरान बाबा के शरीर में और लोगों की परेशानियां दूर करता है। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। आज की तीसरी कहानी हमें कृष्णा खंडेलवाल ने भेजी है। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। आज तो लाइब्रेरी में कोई दिख नहीं रहा, ऐसा सोचकर मयंक लाइब्रेरी में चला आया। सचमुच वहां आज कोई नहीं था। एक टेबल पर लाइब्रेरियन ऊँघ रहा था। मयंक ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और खुद ही अपने लिए किताबें ढूंढने लगा। उसने कल ही एक नई किताब पढ़ी थी जिसका अगला भाग वो आज लेने आया था। कहानी एक प्रेम कथा थी जिसकी किताब कम से कम 100 पन्नों पर थी और अगले भाग के बारे में लिखा था। मयंक यूं तो कम ही आता था लाइब्रेरी पर। इस कहानी ने उसे बांध लिया था, इसलिए खुद को रोक ना पाया और एक ही दिन में 100 पेज पढ़ने का एक नया रिकॉर्ड भी बना डाला। उस किताब की कहानी की नायिका एक पहाड़ी लड़की थी जो आदित्य सौंदर्य की मलिका थी। अमली नाम था उसका। कहीं ना कहीं मयंक को कहानी की नायिका से प्रेम हो चला था। आज वो उस किताब का अगला भाग ढूंढ कर ही जाएगा। एक नशे की लत जैसा जुनून सवार था उसके सर पर। ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी के अंतिम छोर तक चला आया जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। दिन में भी वो जगह अंधेरे से घिरी रहती थी। वो कोना जहाँ कोई नहीं जाता था, एक अजीब सन्नाटा समेटे वो जगह सबको डराती थी। पर आज अपनी ही राह में बहता हुआ मयंक वहां आ पहुंचा था। कौन सी किताब चाहिए आपको? एक आवाज सुनकर वो चौंक गया। एक बार के लिए तो उसकी चीख निकलने को ही थी, पर वह संभल कर बोला, अधूरा प्यार किसी राम सिंह राव जी का उपन्यास है। आप मेरी मदद कर सकती हैं? जी क्यों नहीं, यहाँ की एक एक किताब मेरी जानकारी में होती है। आप बताइए कौन सा भाग चाहिए आपको? जी दूसरा, मयंक ने कहा। और एक ही बार में उस लड़की ने मयंक को कहानी का अगला भाग निकाल कर दे दिया। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ पर कहीं नहीं दिखी और आपने एक ही बारी में निकाल दी, क्या बात है? जी मैंने कहा ना कि मेरी जानकारी में सभी किताबें होती हैं। कभी कोई किताब ना मिले तो मुझसे आकर पूछ लीजिएगा, मैं यहीं मिलूंगी आपको। जी शुक्रिया आपका। वैसे ऐसा क्या है इस किताब में कि आप यहाँ तक चले आए? मैंने तो देखा है कि लाइब्रेरी की इस जगह पर आज तक कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं, सभी डरते हैं यहाँ आने से, और आप तो बेधड़क चले आए। ग्रेट यार। तुम वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अमृता। हाँ तो अमृता जी, जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे ना तो आप खुद ही जान जाएंगी कि क्या है इस किताब में। पर आप यहाँ कैसे पहुंची? मैं भी आपकी तरह एक किताब को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अच्छा तो चलिए आप भी, हम साथ ही चलते हैं बाहर। वैसे भी बहुत अंधेरा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ठीक से। अब मुझे डर लग रहा है। आइए आइए। जी दोनों बाहर आ गए और जैसे ही उजाला सा पड़ा अमृता के चेहरे पर तो मयंक उस पर से निगाहें ही नहीं हटा पाया। क्या खूबसूरत है यार। भूरी आंखें, लंबे घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखों पर भारी भारी पलखें, भरी भरी भावें। नाजुक से होठों पर एक छोटा सा काला, नहीं बहुत काला तिल। रंग ऐसा जैसे दूध में केसर मिला हो। इससे पहले कहीं नहीं देखा, पर लगता है देखा भी है, शायद सपने में देखा हो। और ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा दिया। बाहर आते ही गर्मी का एहसास हुआ, पर अंदर तो बहुत ठंड थी, शायद वहाँ एसी लगा होगा। मयंक ने पूछ ही लिया, आप किस कॉलेज में हैं? पहले नहीं देखा आपको। नहीं मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती, मुझे तो कुछ साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए। इस लाइब्रेरी में ही काम करती हूँ, किताबों की देख रेख, साफ सफाई वगैरह, बस मेरा घर यही पास में है। पर आप कभी दिखी नहीं, मैं तो अक्सर आता हूँ यहाँ। जी मेरी ड्यूटी वहीं भीतर के रूम में है, वहीं रहती हूँ और सबके जाने के बाद ही यहाँ किताबों को सही से रखती हूँ, इसलिए आपसे शायद भेंट नहीं हुई। जी शायद। आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है? कभी गर्मी तो कभी ठंड लग रही है
और आपने तो स्वेटर शॉल कुछ लिया भी नहीं। आपको ठंड नहीं लग रही? आपको सितंबर के महीने में भी ठंड लगती है? ओह पता नहीं, वैसे तो मुझे ठंड नहीं लगती, पर आज तो खैर जाने दीजिए। आप अगर घर जा रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। चलिए मेरे पास बाइक है। नहीं नहीं, आप रहने दें, अभी मुझे कुछ काम है, देर हो गई अभी। मयंक उसे एक पल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी तुरंत बोला, कोई बात नहीं, आप काम खत्म कर लीजिए, मुझे भी ये बुक इशू करानी है और देखता हूँ क्या पता इसका भी कोई अगला भाग हो। अगर हुआ तो आप ही से हेल्प ले लूंगा। जी पर आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी खुद ही। देखिए आप इसे मेरी तकलीफ नहीं, खुश नसीबी समझिए कि मैं आपको अपनी बाइक पर बिठा सकूं और घर तक लिफ्ट दे पाऊं। आप बेकार ही परेशान होंगे। ठीक है आप बैठिए, थोड़ा जल्दी आइए। जी। अरे आप आ गई? मुश्किल से 20 मिनट ही हुए हैं, चलिए अब। हाँ चलिए। आज मयंक के पांव जमीन पर नहीं थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की कभी उसके साथ उसी की गाड़ी पर बैठेगी। गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर आज तो गाड़ी स्टार्ट होने को तैयार ही नहीं थी। ये क्या अब? अमृता ने कहा, आप तो मुझे मेरे घर ले जाने वाले थे ना, अब तो आप खुद भी नहीं जा पाएंगे। उफ क्या मुसीबत है। अभी राज को फोन करता हूँ, वो अपनी बाइक लेकर आ जाएगा। तब तक आप आइए, आप बैठिए यहाँ। और दोनों पास ही बेंच पर बैठ गए, जो लाइब्रेरी की ही बाहर लगाई गई थी। मयंक बोला, अच्छा तुम यहाँ कब से हो और यहाँ क्या मम्मी पापा के साथ रहती हो? तुमने बताया था कि कुछ साल पहले ही आई हो, मैं समझा नहीं। अमृता बोली, जी मैं कुछ बरस पहले ही यहाँ गांव से आई थी शादी करके। क्या तुम शादीशुदा हो? जी हाँ शादीशुदा तो हूँ। 3 साल पहले ही मेरे भाई की दोस्त के साथ शादी होने के बाद चली आई थी, पर धोखा हुआ था मेरे साथ, मेरे भाई और परिवार के साथ। हमें बताया गया था कि मेरे होने वाले पति बहुत बड़ी नौकरी करते हैं शहर में। राम सिंह नाम था उनका। पहले पहल तो लगा कि सब कुछ ठीक है, पर जब पता चला कि वो कोई बड़ी नौकरी नहीं करते तो बहुत दुख हुआ। वो तो किसी होटल में वेटर का काम करते थे। फिर जब पहले साल में ही मैं माँ बनने वाली थी तो पैसों की दिक्कत होने लगी और मकान भी किराए का था, किराए के पैसे भी नहीं बच पाते थे। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो यहीं कभी कभी किताबें पढ़ने चली आती थी। बहुत शौक है मुझे किताबें पढ़ने का। फिर यहीं मेरे रोज रोज आने से यहाँ की लाइब्रेरियन से दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो ये काम दे दिया। अच्छा तो तुम्हारा पति और बच्चा, उसका क्या हुआ? पति छोड़ गया, बच्चा नहीं रहा। उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरा पीछा करता था, छुप छुप कर सबसे मेरे बारे में पूछता था, लाइब्रेरी तक आता था। पर वो लाइब्रेरियन शीला जी, उन्होंने उसे अच्छे से समझाया तो थोड़ा सही हो गया था। पर फिर वो अपने शराबी दोस्तों को घर लाने लगा और क्या, और मुझे गलत करने को बोलने लगा। पर मुझे ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए मैं यहीं आकर रहने लगी। शीला दीदी ने मेरे रहने का इंतजाम इसी लाइब्रेरी के ऊपर वाले एक रूम में कर दिया और दूसरों की नजरों से बचाने के लिए मुझे अंदर वाले कमरे की ड्यूटी दे दी। मेरा काम सबके चले जाने के बाद ही शुरू होता है, इसलिए कभी किसी के सामने नहीं आई। ओह तभी तुम कभी दिखी नहीं। पर तुम्हारे पति ने कभी कोशिश नहीं की ये पता लगाने की तुम कहाँ हो? की ना, कई बार आया वो, पर शीला दीदी ने उसे पुलिस की धमकी दी तो फिर वो नहीं आया। पता नहीं उसे क्यों पहचानने में गलती हुई हमसे। जब गांव में आता था तो मुझे कितना प्यार करता था, मेरे लिए कविताएं लिखता था और मुझे पढ़ाता भी था। तभी तो मुझे भी पढ़ने का शौक लग गया था। बहुत खूबसूरत लिखता था वो। तभी राज भी आ गया। अच्छा आज तो नहीं, पर कभी ना कभी तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। बाय। जी बाय। घर आकर भी मयंक घर नहीं आया था। उसके दिलो दिमाग पर तो बस अमृता ही छाई थी। दिल आज वो लाइब्रेरी में ही छोड़ आया था। प्यार हो गया था उसे। जैसे ही समय मिला वो कहानी की किताब खोलकर बैठ गया। एक ही पन्ना पड़ा था कि उसके पसीने आने लगी। कहानी के इस भाग में वही लिखा था जो अमृता ने उसे बताया था। उसने जल्दी से पहले वाली किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। वो पहाड़ों पर रहने वाली अमली, जो आम की मिठास और थोड़ी सी खटास लेकर आम के मौसम में ही आई थी मेरी जिंदगी में। दूध सी गोरी होठों पर नजर का टीका लगाए अपनी जुल्फों की जंजीर से मुझे बांधती है। ओह तो इसलिए मुझे अमृता देखी देखी से लगी और बाकी पूरी किताब बस अमली के रूप में और सुंदरता और उनके प्रेम की दास्तां से भरी थी। दूसरी किताब में वही सब था जो अमृता ने बताया,
पर आखिरी कुछ पन्नों में जो उसने नहीं बताया वो कह रखे थे। मैं आज उसे ब्याह करके ले आया हूँ, ये आखिरी की वो बातें। आज मौका मिलते ही मैं पहुंच गया अमली के घर, उस लाइब्रेरी वाली के पास, पर वो नहीं दिखी। अच्छा मौका था अमली को ले जाने का। ऊपर आया तो वो अकेली थी। बच्चा भी अब शायद पेट में ही 6 महीने का हो गया था। अच्छा खासा पेट फूल गया था। मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं थी। बहुत जबरदस्ती की मैंने, पर नहीं मानी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने भी हार नहीं मानी, खींच लाया उसे बाहर तक। मगर वो जाने कैसे इतनी ताकतवर हो गई थी, कौन सी शक्ति थी जो भागकर लाइब्रेरी में जाकर छुप गई थी। बहुत ढूंढा, आखिर लास्ट वाले कमरे में मिली ही गई। दुबकी बैठी थी, पर जल्दबाजी में मेरे हाथ से वो लोहे वाली रैक गिर पड़ी और वो मेरे ही हाथों से वहीं मारी गई। क्या करता, उसे वहीं छुपा दिया। वहां कोई आता जाता नहीं था। फिर पता चला कि लाइब्रेरी बंद हो गई है। ये सब मुझे बाद में पता चला कि जिस रात को मेरे साथ वो हादसा हुआ था, उसी के दूसरे दिन जब लाइब्रेरी नहीं खुली तो कोई आया ही नहीं। शीला दीदी भी नहीं आई थी, उनकी तबीयत खराब थी और उन्हीं की जिम्मेदारी थी लाइब्रेरी की देखरेख। अब तो सब बंद हो गया था क्योंकि देश में किसी महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया था। मैं पछताप की आग में जलता रहा और एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और आज मुझे हॉस्पिटल लाया गया। शायद महामारी मुझे लेकर ही जाएगी। मेरी ये किताब जो भी प्रकाशित करेगा उसका ईश्वर भला करेगा और जो इसे पढ़ेगा वही मेरी आत्मा को शांति दिलाएगा। मयंक ने किताब पूरी पढ़ी तो उसकी घबराहट बढ़ गई। वो अगले दिन लाइब्रेरी जाने का इरादा करके सो गया। दूसरे दिन दोपहर को वो राज के साथ लाइब्रेरी आया और राज को सब बताया। राज ने उसे यही बताया कि कल जब वो यहाँ उसे लेने आया था तो यहाँ कोई नहीं था उसके सिवा, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे लगा कि शायद पढ़ाई से संबंधित कोई बात याद करने की कोशिश कर रहा है। लाइब्रेरी कुछ दिन पहले ही खुली है, ये बात वो जानते थे। पूरे 6 महीने बाद अब तक तो अमली का शरीर कंकाल में बदल गया होगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटनाओं का जिक्र किया। पहले किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर लाइब्रेरी के आखिरी कमरे से एक कोने में एक कंकाल बरामद हुआ। इस सारे प्रकरण के बाद जब मयंक लाइब्रेरी में आया तो एक बार फिर वहां ठंड बढ़ रही थी और मयंक के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ठंड से या डर से नहीं पता। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।